बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हफ्तम की तालिबात, आज उर्दू का लेक्चर नंबर 3 है और इस लेक्चर नंबर 3 में हम खतूत के बारे में पढ़ेंगे कि खतूत क्या हैं। खतूत जो हैं रस्मी और गैर रस्मी होते हैं, दो तरह के। और रस्मी आपको पता है कि किसी भी मसले के लिए लिखा जाता है अखबार के मुदीर के नाम या इलाके के कौंसलर के नाम, नाजिम के नाम, ठीक है। तो वो ये रस्मी खतूत कहलाते हैं। और गैर रस्मी खतूत हम रिश्तेदार और अहबाब को, दोस्तों को लिखते हैं। तो ये दोनों तरीके आपको पता ही है और इससे पहले भी मिक़ात अव्वल में हम ये तमाम काम कर चुके हैं। अब इसकी दोहराई है एक बार और कि रस्मी ख़त का मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ। यहाँ बोर्ड पर आप देख रहे हैं ये रस्मी ख़त का पैटर्न लिखा हुआ है, किस तरह से तरीक़ाकार मार्जिन लाइन ड्रॉ की हुई है। इसके साथ ही बाखिदमत जनाब मुदीर आला साहब लिखा हुआ है, यानी किसी भी अखबार के मुदीर के नाम हम ख़त लिख रहे हैं। यहाँ पर अभी सिर्फ उनका ओहदा लिखा गया है, तो यहाँ पर हम कोई भी अलामत नहीं डालेंगे, ये बात याद रखा करें। यहाँ हम ना डैश डाल रहे हैं, ना कॉमा, ना ही फुल स्टॉप। अब यहाँ बाखिदमत जनाब मुदीर आला हैं तो, लेकिन किस अखबार के हैं, तो यहाँ हमने रोज़नामा जंग कराची लिखा। यहाँ आप कोई सा भी अखबार का नाम लिख सकते हैं और इस अखबार के नाम को आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे और फिर कराची के बाद यहाँ हम डैश डाल देंगे। बात हमारी यहाँ पर ये वाली ख़त्म हो गई है, यानी कि उनका ओहदा और किस अखबार के हैं वो ये हमने बता दिया। अब यहाँ हम उन्हें मुखातिब कर रहे हैं जनाब आला करके। आला जो है मर्द औरत दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। उसके आगे हम इस्तिजाबिया लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ उन्हें मुखातिब किया है, ठीक है। जब हम किसी को मुखातिब करते हैं तो हम यहाँ उसके आगे इस्तिजाबिया लगाते हैं। अब यहाँ डैश डैश आपको डलवा कर ये बताया गया है कि यहाँ पर जो है पहले की तरह, जिस तरह आपने मौक़िर अखबार की, मैं आपके मौक़िर अखबार की वसातत से ये मसला पेश करना चाहती हूँ, ये इस तरह से करके जो भी बात होगी वो आप पीछे अपनी फ़र्स्ट टर्म के ख़त में देखकर ये आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सारा काम आपका लाइन के साथ साथ होगा। फिर पैराग्राफ जब बनाने की बारी आएगी तो पैराग्राफ फिर इस तरह से थोड़ी सी लाइन छोड़कर बनेगा और फिर उसके पैराग्राफ के बाद भी तमाम लाइन्स इसी मार्जिन लाइन के साथ लिखी जाएंगी, ठीक है। जब आपने अपना मसला बता दिया और कह दिया कि इस मसले से हमें ये तकालीफ हैं और इस मसले की वजह से हमें ये मसाइल पेश आते हैं, परेशानियां होती हैं, उसके बाद आप उसकी तजवीज़ भी देंगे, ठीक है, कि इस मसले के हल के लिए ये होना चाहिए। उसके बाद फिर आप ये कहेंगे कि बराए मेहरबानी हमारा ये ख़त अपनी करीबी अशात में शाया फरमा दें ताकि अफसरान बाला हमारा ये मसला हल कर सकें। आप कभी भी मुदीर आला को ये नहीं कहेंगे कि हमारा ये मसला आप हल करें। मुदीर आला मसला हल नहीं करते बल्कि सिर्फ अखबार में ख़त शाया करते हैं। उसके बाद जब आपका ख़त ख़त्म होता है, यहाँ पर बात पूरी हो जाती है, तो आप नीचे लाइन में मार्जिन लाइन के साथ ही बिल्कुल लाइन छोड़े बगैर, ख़त में लाइन नहीं छोड़ी जाती, ख़त में लाइन के नीचे बिल्कुल आप ख़त्म हो रही लाइन तो उसके नीचे लिखेंगे अस तरफ एक शहरी। आप अपनी तरफ से लिख रहे हैं तो एक शहरी, और अगर इज्तिमाई कोई ख़त लिख रहे हैं सारे लोगों की तरफ से तो बाशिंदगाने मोहल्ला लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर अलिफ डैश बे डैश जीम, यहाँ पर क्योंकि ये एक तारुफ़ी ख़त है, सिखाने के लिए आपको बात बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर अलिफ बे जीम लिखते हैं हम, फ़र्ज़ी नाम लिखते हैं अलिफ बे जीम। और आप जब असल में ख़त लिखेंगे तो फिर अपना ज़ाहिर नाम लिखेंगे। और जीम में यहाँ पर डैश इसलिए आ रहा है आखिर में क्योंकि बात यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी। अब यहाँ पर आते हैं इस तरफ की बिल्कुल सामने वाली लाइन में बाईं जानिब हम मौरखा यानी उस दिन की तारीख़ लिखते हैं। उर्दू में तारीख़ लिखने का तरीका ये है, जिस दिन आप ये ख़त लिखेंगे वही तारीख़ आप लिखेंगे। यहाँ पर 5 स्लैश यानी जो भी डेट आप लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे, फिर स्लैश छोटा सा, फिर दिसंबर यानी कि पूरा महीना उर्दू में आप लिखेंगे और फिर 2020, ठीक है। तालिबात समझ में आ गया होगा, इसलिए भी समझ में आ गया होगा कि पहले आप ये सब काम कर चुके हैं। जी तालिबात, यहाँ देखिए ये आपका होमवर्क है। जिस तरह से तरीका मैंने समझाया था आपको बोर्ड पर, उसी तरीके से आपने एक ख़त लिखना है मुदीर आला के नाम। ख़त तहरीर कीजिए जिसमें अशिया खुर्दनोश में मिलावट के बाइस सेहत से मुतालिक बढ़ते हुए संगीन मसाइल से आगाह कीजिए। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि मुदीर आला के नाम आपने ख़त लिखना है अखबार के मुदीर आला के नाम, जिसमें जो खाने पीने की चीज़ें हैं, खुर्दनोश अशिया खुर्दनोश यानी जो खाने पीने की अशिया हैं जो मार्केट में मिलती हैं उसमें मिलावट हो रही है। उसमें मिलावट की वजह से सेहत जो है वो लोगों की दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। लोगों के इस मसले को, इस बड़े संजीदा मसले को जो है उससे आगाह कीजिए, मुदीर आला को लिखिए और उसको उनको कहिए कि हमारा ये मसला
शाया फरमा दें ताकि अफसरान बाला हमारे इस मिलावट के मसले को हल करें और अवाम की सेहत से जो है वो ना खेलें। तो ये सारी चीज़ें आप जो है अच्छी तरह से आप सीख लें, समझ लें और फिर आपने अपनी कॉपी में इंशा के हिस्से में ये ख़त जो है मुदीर आला के नाम करना है। आइए तालिबात, अब हम अपना नया सबक शुरू करते हैं जिसका उन्वान है हमारा परचम। हमारे परचम जो है पाकिस्तान का परचम के हवाले से बहुत दिलचस्प बातें हैं, इसमें मालूमात आपको दी गई हैं। ये सबक आप ज़रूर पूरा पढ़िएगा। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बुलंद ख़्वानी करके और फिर इसका ख़ुलासा बताती हूँ। जी तालिबात, देखिए मैं बुलंद ख़्वानी कर रही हूँ, सुनिए इसको। सफ़ा नंबर 72 और 73 पर आपका ये सबक है हमारा परचम। हर साल 14 अगस्त को यौम आज़ादी पूरी शान और शौकत से मनाया जाता है। इस बार भी स्कूल में कौमी परचम लहराने की तकरीब थी। परचम लहराने के साथ ही कौमी तराना पेश किया गया। दुआ के बाद बच्चों में मिठाई तकसीम की गई और मैडम ने सबको हॉल में बिठा दिया। वो इनसे गैर रस्मी बातचीत के मूड में थी। तालबात ने भी दिलचस्पी ली। मैडम और तालबात के दरमियान गुफ्तगू कुछ इस तरह हुई। राबिया: मैडम, हमें कौमी परचम के बारे में कुछ बताइए। मैडम: कहने को तो परचम कपड़े का एक टुकड़ा होता है, लेकिन जब ये कपड़ा किसी ख़ास तनासुब और मखसूस रंगों के बाइस परचम की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो ये महज कपड़े का टुकड़ा नहीं रहता, बल्कि ये मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार की अलामत बन जाता है। हमारे परचम का 3/4 हिस्सा सब्ज़ रंग का है और बक़िया 1/4 सफ़ेद है। सब्ज़ रंग का हिस्सा पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है, जबकि सफ़ेद हिस्सा पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतों की अलामत है। जी तालिबात, यहाँ तक मैंने आपको बुलंद ख़्वानी करके बता दिया। अब मैं आपको इस सबक का थोड़ा सा मुख्तसरन ख़ुलासा बता देती हूँ कि इस सबक में क्या क्या बातें बताई गई हैं। हमारा परचम जो है वो आपको पता है कि परचम किसी भी मुल्क की शनाख्त और उसकी पहचान होती है। तो इस सबक में एक स्कूल में 14 अगस्त की तकरीब के हवाले से बात की गई है कि इस सबक में परचम के बारे में बहुत ही दिलचस्प मालूमात दी गई हैं और तालिबात 14 अगस्त के दिन अपने स्कूल में कौमी परचम लहराने की तकरीब में शरीक हैं और परचम लहराने के साथ ही कौमी तराना पेश किया जाता है इनके स्कूल में और दुआ के बाद फिर मिठाई तकसीम की जाती है। मैडम और तालिबात के दरमियान परचम के मुतालिक बातचीत होती है, जिसका ख़ुलासा ये है। क्या बातें होती हैं वो आपस में, उसका ख़ुलासा मैं बता रही हूँ आपको कि परचम किसी भी मुल्क की शनाख्त होती है, महज कपड़े का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि मुल्क की इज़्ज़त व वक़ार की अलामत होता है। हमारे परचम का 3/4 हिस्सा सब्ज़ रंग का है, जिसके मानी हैं जो किसकी नुमाइंदगी कर रहा है, मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहा है, जो कि अक्सरियत में है, हमारे मुल्क में ज़्यादा तादाद में है, ठीक है। और सफ़ेद हिस्सा जो है बकिया 1/4 हिस्सा सफ़ेद है, जो कि सफ़ेद हिस्सा पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतों की अलामत है, यानी अक़लियत के मानी कम तादाद में। और कम तादाद में हमारे यहाँ कौन है? दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो अक़लियत कहलाते हैं। लिहाजा वो सफ़ेद हिस्से इससे ज़ाहिर हो रहा है कि मुसलमान और दीगर मज़ाहिब के लोग भी मिलजुल कर किस तरह से एक परचम के साए तले रहते हैं। हमारा परचम आज़ादी और ख़ुदमुख्तारी का निशान है और हमारे परचम पर जो हिलाल बना हुआ है, हिलाल क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? चाँद तो होता है, लेकिन पहली तारीख के चाँद को, पहली तारीख का चाँद जो बारीक सा होता है वो बना है हमारे परचम पर। ये किसकी अलामत है? क्यों बनाया है ये परचम? पूरा चाँद क्यों नहीं बना दिया गया? इसलिए कि हिलाल पहली रात के चाँद को कहते हैं। जिस तरह हिलाल बढ़ते बढ़ते पूरा चाँद बन जाता है, इसी तरह अल्लाह ताला के फजल करम से हमारा वतन भी तरक्की के रास्ते पर गामज़न रहेगा, यानी आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते करते नाम कमाएगा, रोशन होगा बिल्कुल पूरे चाँद की तरह। और फिर सितारा जो बना हुआ है इस पर, वो किसको ज़ाहिर कर रहा है? इस पर 5 कोनों वाला सितारा जो बना हुआ है ना, इसके 5 कोने जो हैं वो इस्लाम के 5 अरकान को ज़ाहिर कर रहे हैं, ठीक है। देखें कितनी दिलचस्प मालूमात हैं। अब इसके बाद जो है ये भी आज में बताया गया है कि परचम का डिज़ाइन किसने तैयार किया। ये भी एक बहुत बड़ी अहम मालूमात है जो आपको हासिल होनी चाहिए। तो कौमी परचम का डिज़ाइन जो है अमीरुद्दीन क़िदवाई ने तैयार किया। किसने तैयार किया? अमीरुद्दीन क़िदवाई ने। अब जब हम अपने मुल्क में कई मुल्कों के परचम एक साथ लहराते हैं तो कोई भी परचम पाकिस्तान के परचम से ऊँचा नहीं लहराया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत पर अक़वाम मुत्तहिदा का परचम तमाम परचमों में से ऊँचा होगा, यानी जहाँ पर जिस मुल्क का परचम मुख्तलिफ पराचिम के साथ लहराया जाता है, तो वहाँ पर उस मुल्क का, जिस मुल्क में ये परचम लहराए जा रहे होते हैं, उस मुल्क का या उस इदारे का परचम सबसे ऊंचा होता है। बाकी परचम एक साइज़ पर होते हैं, एक बुलंदी पर होते हैं एक तरह की।
हमारे परचम में बांस के साथ परचम का सफ़ेद हिस्सा आता है और परचम के आदाब में एक नहायत अहम बात यह है कि इसे पाँव, जूतों, ज़मीन या किसी भी गंदी चीज़ से बचाना ज़रूरी है। और इसके लिए एक और बात है, इसके अदब और एहतराम के हवाले से एक और बात बताई जाती है कि परचम को गुरूब आफ्ताब से पहले उतार लेना चाहिए। गुरूब आफ्ताब के बाद जो है परचम लहराया नहीं जाता। क्यों नहीं लहराया जाता? इसलिए कि ये इसके आदाब के और इसकी हुर्मत के ख़िलाफ़ है। लेकिन एक हमारी इमारत है जिस पर जो है परचम लहराया जाता है रात में भी, और वो कौन सी इमारत है? पार्लियामेंट हाउस। यहाँ पर रात में भी परचम लहराया जाता है, लेकिन उसके लिए ख़ास एहतमाम किया जाता है कि इसको मसनूई रोशनी दी जाती है पूरी रात और उस परचम को रोशन रखा जाता है। यानी परचम को अंधेरे में नहीं रखना है हमने, और इसके लिए ख़ास एहतमाम करना है हमने। अगर हम सुबह में अपने परचम को लगा देते हैं घर पर या कहीं भी उसको लहराते हैं तो हमें गुरूब आफ्ताब से पहले उस परचम को उतार लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, आदाब के लिए हवाले से भी बहुत कुछ बताया गया है। तो आप ये सबक को ज़रूर पढ़िएगा। और इसके बाद जो आने वाली क्लास है, इसके बाद वाली जो क्लास होगी, मैं इसमें इंशाल्लाह आपको इसके अल्फाज बानी और इसका मशक़ी काम आपको करवाऊँगी। और जब तक के लिए आप ये सबक पढ़ के रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।